नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह, सहायक अध्यापक गणित, लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है, कक्षा 9 और 10 की NCERT पुस्तक को मैं हल करवा रहा हूं। उसी क्रम में ये कक्षा 9 का के गणित NCERT का जो चैप्टर नंबर 3 है, निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने पहले से ही कुछ लिख रखा है ताकि समय का बचत किया जा सके, क्योंकि लिखते वक्त काफ़ी समय चला जाता है। निर्देशांक ज्यामिति, इसको मैंने अपने तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया है अपने हिसाब से, जो कि NCERT में भी है। और देखिए क्या है, यदि किसी समतल में स्थित किसी बिंदु या वस्तु की स्थिति निर्धारित करने के लिए उस बिंदु से समतल के दोनों किनारों का मतलब एजेस, और किनारों को कोर भी लिख दिया जाता है, कापर मात्रा कोर। तो देखिए, एजेस अर्थात चौड़ाई व लंबाई पर लंब डालकर दूरी को नापकर उसके लिए संख्याओं को छोटे कोष्ठक में अल्प विराम, जिसको कामा कहा जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में, के साथ लिख देते हैं, जिससे गणित की एक नई शाखा की व्युत्पत्ति होती है, जिसे निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ABCD एक आयताकार समतल है, एक आयताकार समतल ले लिया मैंने ABCD, और P इस समतल पर स्थित कोई बिंदु है। यहाँ इस समतल में क्या है, P है। अगर हमको P की स्थिति निर्धारित करना है तो हम क्या करेंगे, तब P से AD जो आपकी चौड़ाई है इसकी, व AB जो लंबाई है, पर लंब क्रमशः कौन कौन लंब डाल देते हैं, PM जो कि 3 इकाई है नापने पर, नाप भी लेते हैं साथ में, और दूसरा लंब जो डालते हैं लंबाई पे वो क्या है, PN जो कि नापने पर 5 इकाई। ऐसे हमने मान लिया है, कुछ भी आ सकता है, आप ऐसा देख सकते हैं, डाला, ये लंब डाल दिया। लेकिन ध्यान ये रखना है, हमने प्रारंभिक बिंदु यानी शुरुआती बिंदु किसको माना है, ए से हम क्या किधर जा रहे हैं, एक तो जा रहे हैं दाहिने तरफ और एक जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो दाहिने तरफ कितना गए हैं, 3 इकाई, और ऊपर की तरफ कितना गए, 5 इकाई। तो हमको मिल गया बिंदु P, या यूं कहें कि P से लंब डाल दिया PM और डाल दिया PM। अब इस प्रकार से हमने ये भी लिख दिया है कि A को प्रारंभिक बिंदु या मूल बिंदु मानकर, इस प्रकार बिंदु P का निर्देशांक जो आएगा वो क्या आएगा, इस परिभाषा के अनुसार क्या निकल के आएगा, पहले जो हमने चौड़ाई पे डाल रखा है लंब, वो चूंकि लंबाई की दिशा में है इसलिए 3 हो जाएगा, और दूसरा क्या आया था, 5 इकाई, 3 गामा 5 ब्रैकेट में लिख देंगे। ध्यान रखना, इसको क्रमित युग्म भी कहा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, अब चूंकि इस जो ये अध्ययन है, या ये जो पूरा गणित का एक अलग, जो गणित की एक अलग शाखा है, इसके बारे में सबसे पहले प्रारंभ में किसने बताया था, फ्रांसीसी दार्शनिक व गणितज्ञ रेने दकार्ते, अंग्रेजी में कहें तो रेने डेस्कार्ट्स ने इस अध्ययन को विकसित किया था। इसलिए रेने दकार्ते को निर्देशांक ज्यामिति का जनक, अंग्रेजी में कहें तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, हाँ, या यूं कहें भी नहीं कहा जाता है। तो इस प्रकार हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा बहुत सीखते हैं। रेने दकार्ते की बात की जाए तो ये लगभग 17वीं ईस्वी के फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक थे ही, जैसा बताया गया। इनके बारे में अध्ययन करने से ये पता चलता है कि ये बिस्तर पर पड़े रहना ज्यादा पसंद करते थे। और ऐसा क्यों करते थे, दूसरों को लगता था कि ये बड़े आलसी व्यक्ति हैं, परंतु इसके पीछे इनका आलस नहीं था। इनका मानना था कि जब हम बिस्तर पर आराम से लेटे हुए होते हैं, बिना किसी थकान के, बिना किसी चिंता के, और हम एक अलग तरह का चिंतन करते हैं, तो ज्यादा सोच सकते हैं। और इसी प्रकार इन्होंने एक अलग प्रकार की गणित की शाखा विकसित कर दी थी। समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाए,
ये सबसे पहले बताया था रेने देकार्ते ने, और इसीलिए इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति का जनक कहा जाता है। और ये प्रश्न सीधा सीधा 2016 में रेलवे के प्रश्न में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मुझको लगा लिखना चाहिए। तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब इसके बाद आपकी आती है एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.1, जिसमें क्या कहा गया है। पहला प्रश्न आपका है, मैं दोनों प्रश्न चाहूंगा कि करवा दूं, हल करवा दूं जल्दी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं फटाफट, इतना लंबा लिखा गया था। देखिए क्या करेंगे, अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही है, लिखना चाहते हैं परिभाषा वगैरह, तो आप वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रश्न को पढ़ देते हैं, कहीं लिख ही देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है कि भाई कौन सी प्रश्नावली है। देखिए क्या लिखा गया है पहली प्रश्नावली में, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, और प्रश्नावली है प्रश्नावली 3.1। लिखा गया है, एक अन्य व्यक्ति को आप एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें। अपने अध्ययन मेज पर रखे, अध्ययन मेज पर रखे। टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना है, टेबल का जो टॉप व्यू होता है, यानी ऊपर से देखने पर टेबल कैसा दिखेगा, तो हमें लगता है एकदम ऊपर से अगर हम देखें ध्यान से तो टेबल कुछ आयताकार दिखेगा, टेबल का ऊपर वाला भाग, और कुछ ऐसे दिखेगा एक समतल की तरह। अब मान लेते हैं यहां कहीं आपका टेबल लैंप रखा गया है, ये आपने रख दिया लैंप को कुछ इस तरह से, ये टेबल लैंप है। अब करना क्या है, यहां पे इस बिंदु पे है, तो सबसे पहले आप क्या करें, इधर पे लंब डाल दें, इधर पे, और मान लेते हैं नापने पर आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 थोड़ा कम हो जाएगा, मान लेते हैं ये आया 50 सेंटीमीटर, और ये वाला नाप लिया तो ये वाला आ गया 80 सेंटीमीटर, ये वाला नाप लिया। तो इस प्रकार से इस टेबल लैंप को अगर मान लीजिए बिंदु P पर रखा था, बिंदु P, तो बिंदु P की स्थिति कितनी हो जाएगी, बिंदु P की स्थिति बराबर कितनी हो जाएगी, 50, 80, और ये आपका उत्तर आ जाएगा। ध्यान दीजिए इस प्रश्न का अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग भी उत्तर हो सकता है, बस इसके लिए भाषा तो भाई लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या किया, मान लिया, यहां पर मैं भाषा यहां लिख रहा हूं, हल देखिए, माना बिंदु P, आप P के अलावा चाहे तो A भी ले सकते हैं। बिंदु P टेबल लैंप की स्थिति है, तब बिंदु P से
चौड़ाई और लंबाई पर, चौड़ाई व लंबाई, सॉरी यहां पर लिखेंगे समतल की लंबाई या टेबल के, हाँ समतल समतल मान लेते हैं कि भाई पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू नहीं ए बी सी डी, ए बी सी डी समतल की चौड़ाई, समतल सॉरी समतल ए बी सी डी की चौड़ाई ए डी व लंबाई डीसी पर लंब, कौन कौन सा हमने लंब डाल दिया है, मान लेते हैं पीएम है और दूसरा पीएम है, तो क्या लंब डाला, लंब पीएम व पर लंब क्रमशः, क्रमशः लिखना जरूरी है, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, मतलब सबसे पहले चौड़ाई पर लंब डाला है फिर लंबाई पर, क्रमशः पीएम व पीएन डाला, पीएम और पीएन डाला जिनकी लंबाई, या क्यों करते हैं और आसान, ठीक है, पीएम डाला जिनकी लंबाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर व 80 सेंटीमीटर हैं, तब उसके बाद आप यहां से लिखेंगे, तब बिंदु P की स्थिति बराबर 50, 80 और ये हो गया आपका उत्तर। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट 50 के बजाय लिख दे 75 और 100, कुछ भी लिख सकता है, ये तो मान लेना है अपने हिसाब से है ये उत्तर। तो अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग उत्तर इसके लिए हो सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 2 में लिखूंगा नहीं क्योंकि बड़ा लंबा चला जाएगा, लिखेंगे तो आप चाहे तो वीडियो को रोक करके इसका हल पूरी तरह से लिख सकते हैं बड़े आराम से। प्रश्न संख्या 2 को मैं पढ़ता जाऊंगा क्योंकि वो एक क्रियाकलाप टाइप का है और उसको करते जाना है, फिर 2 प्रश्न में देखिए उसके उत्तर देखते हैं। तो देखिए देखते हैं कैसे लिया गया है। कह रहा है लिखित, सॉरी कह रहा है सड़क योजना, प्रश्न संख्या 2 में लिखा गया है सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाएं। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। अब इतना काम कर लेते हैं पहले भाई। सबसे पहले 2 मुख्य सड़कें जो हैं उनको हम नोट कर लेते हैं और इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, उत्तर दक्षिण दिशा दिखा देते हैं। ये रहा आपका नॉर्थ। सामान्यतः आप क्या करते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ लेते हैं, नीचे की तरफ साउथ, मतलब ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। और ये देखिए क्या कर लेते हैं, ये आपका है पूरब, इस हाथ पे पूरब हो गया और इधर पश्चिम हो गया, जिसको W से लिख देते हैं। E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट। हिंदी में भी लिख देते हैं। ये रहा उत्तर और ये रहा दक्षिण और ये रहा पूर्व और ये रहा आपका पश्चिम। देखिए इस तरह से हमने बना दिया। अब ध्यान ये देना है कि ये सड़कें 2 मुख्य सड़क हैं और 5 सड़कें हैं। तो भाई देखो, एक तो सड़क ये हो गई सीधी, इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये उत्तर दक्षिण दिशा में है तो इसको N1 कह देते हैं।
दूसरी सड़क ये रही N2 हो गई, तीसरी सड़क ये रही N3 हो गई, चौथी सड़क ये रही N4 हो गई, पांचवी सड़क ये रही N5 हो गई। क्यों? क्योंकि ये उत्तर दक्षिण की दिशा में है। इसी प्रकार पूर्व पश्चिम की दिशा में भी 5 सड़कें हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगला क्या है, 5 सड़कें पूर्व पश्चिम की दिशा में भी हैं, इनको भी देख लेते हैं कि भाई ये कौन कौन सी हैं। तो देखिए क्या करेंगे, एक सड़क ये हो गई उत्तर दक्षिण की दिशा में, पहली सड़क इसको मान लेते हैं E1। इसी तरह से दूसरी सड़क ये हो गई, ये थोड़ा सा आप लोग स्केल से बनाएंगे ज्यादा बेहतर बनेगा, हम रफली बना रहे हैं। E2 हो गया, ये हो गया E3, तीसरी सड़क, 5 सड़कें हैं दोनों तरफ। ये चौथी हो गया E4, और ये हो गई ऊपर की तरफ E5। और ध्यान ये देना है, जब आप बनाएंगे नोटबुक में तो नाप करके एकदम बराबर दूरी पर, ये दूरी जितनी आएगी, जितना ये दूरी अगर मान लेते हैं यक्स है तो ये भी कितना रहेगा, यक्स ही रहेगा। और यक्स क्यों, ये 200 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर लेना है। किताब में पहले ही कह दिया गया है कि 200 मीटर बराबर क्या मानना है आपको, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर। अब इस तरह से आपका सड़क तो बन गया भाई। कह रहा है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। देखिए ये सड़क ये वाली और ये वाली काटती है, देखिए कितने बिंदु पर काट रही है, ये सब बिंदु ये क्या है, बिंदु पे काट रही है, तमाम सारे बिंदु है। ये हो गया 1 2 3 4 5, और इसी तरह यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, 25 बिंदु ऐसे हैं जहाँ पे काट रहे हैं। तो जहाँ पे ये काट रहे हैं उनको चौराहे कहा गया है। क्या कह रहा है, क्रॉस स्ट्रीट, हाँ चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जाहिर सी बात चौराहे पर 2 सड़कें एक साथ मिल रही हैं, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाली ये हो गई N2, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में E5 हो गई ले जाने वाली। तो इस क्रॉस स्ट्रीट को 2,5 लिखा गया है, मतलब जो इधर जा रहा है उसकी वैल्यू पहले लिखा गया है 2, और इसके लिए क्या लिख दिया गया 5। जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे, इसके लिए क्या रहेगा 1,5, इसके लिए क्या रहेगा 3,5, इसके लिए 4,5, इसके लिए 5,5। तो इसी प्रकार से इसी परंपरा से आप याद कीजिए कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 कहा जाएगा। तो 4 देखिए ऊपर की तरफ 4 को उत्तर दक्षिण की दिशा में जा रही है, 4 N4 है, और 4,3 3 कौन सा है, ये रहा पूर्व पश्चिम की दिशा में जाने वाला। तो एक चौराहा कौन सा है 4,3, ये चौराहा है। तो जाहिर सी बात है भाई इसकी जगह आप कोई और तो हो नहीं सकता, केवल एक ही होगा। अगर आप सबका नामकरण कर दीजिए यहाँ पे, अगर आप चाहें तो सबका नामकरण कर भी सकते हैं। इसके लिए 1,5, इसके लिए 2,5, इसके लिए 3,5, इसके लिए 4,5, और इस वाले के लिए 5,5। इसी तरह यहाँ देखिए ये इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, सीधा जा रही है तो 1,4, 1,4, सॉरी इसके लिए क्या लिखेंगे 1,4, इसके लिए 2,4, इस वाले के लिए 3,4, इस वाले के लिए 4,4, इस वाले के लिए 4, इस वाले के लिए 5,4, क्योंकि उत्तर दक्षिण वाले को पहले लिखना है। इसी तरह यहां देखिए इसके लिए कितना हो जाएगा, इस वाले के लिए 1,3, 1,3, ये 2,3, ये वाला 3,3,
ये 4,3 है ही है, और ये कितना होगा 5,3। इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे, ये वाला 1 है और ये 2 है, तो 1,2। इसके लिए 2,2, और इसके लिए 3 है तो 3,2, और इसके लिए 4,2, इसके लिए 5,2। इसी प्रकार इस वाले के लिए भी लिख सकते हैं आप। देखिए पहले कौन है 1,1, और इसके लिए 2,1, इसके लिए 3,1, इसके लिए 4,1, और इस वाले के लिए 5,1। तो इस प्रकार से आपने सारा निर्धारित कर दिया। अब पहला प्रश्न जो आपका पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ये पूरा हल है, क्वेश्चन 2 उसका हल है। ये मॉडल हमने प्रश्नानुसार ये चित्र बना लिया। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार चित्र बगल में है। बना लिया हमने चित्र। अब देखिए पहला प्रश्न जो था इसका कह रहा था, पहला प्रश्न, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। पहला प्रश्न था कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या निकलेगा, भाई देखिए आप, इसका जो उत्तर आएगा तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट है 4,3, तो हमें लगता है यही केवल है, बाकी जगह कहीं दिखेगा ही नहीं। तो उत्तर में क्या आएगा 1। दूसरे वाले का देखिए, दूसरा क्या लिखा गया है, कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, ये भी आप देख के बता सकते हैं। 3,4 कहां पे मिलेगा, केवल एक ही जगह मिलेगा, और वो कौन सा हो सकता है 3,4 ये रहा। इसके अलावा कहीं भी 3,4 नहीं मिल रहा है। तो इसका भी उत्तर क्या होगा 1। ये भी उत्तर है, एक ये भी उत्तर है। तो इस प्रकार ये छोटी सी प्रश्नावली थी 2 प्रश्नों की, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न थे, कायदे से सोचकर आंसर देने वाले थे अलग अलग विद्यार्थियों। पहला प्रश्न ऐसा था कि अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग उत्तर आए, लेकिन दूसरे प्रश्न में सबके समान आएंगे, क्योंकि एक क्रियाकलाप टाइप का था और सारे डाटा दे दिए थे इन्होंने। तो इस प्रकार आपका दोनों प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली के 2 प्रश्न खत्म हो गए हैं। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी प्रयास किया कि आपको बताया जाए जितना मुझसे हो सका। आप लोग प्रयास कीजिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, ताकि आपके यार दोस्तों का भी मदद हो सके, उनको भी लाभ मिलता रहे। फिलहाल वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।